हे बच्चों, मैं हूं अभिनव कुमार। आप मुझे देख रहे हैं क्लियर सेप ट्यूटोरियल्स पर। आखिरी क्लास में हम लोगों ने टंग के बारे में डिस्कशन कर लिया था और अब आज हम लोग देखेंगे फेरिंग्स के बारे में, ठीक है। और फिर उसके बाद देखेंगे ईसोफेगस के बारे में, ठीक है। ओके, अगर समय मिला तो स्टमक के बारे में भी देख लेंगे, नहीं तो अगली क्लास में देख लेंगे, ठीक है। देखते हैं, चल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज का टॉपिक है हमारा कौन सा, फेरिंग्स, ठीक है। अब देखो बेटा, एनसीईआरटी क्या बोलती है फेरिंग्स के बारे में। एनसीईआरटी ये बोलती है कि ये कॉमन पैसेज है, ठीक है ना। इट इज अ कॉमन पैसेज, इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। सही है, बिल्कुल सही बात है। कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर, चैम्बर बोल दो या पैसेज बोल दो, ठीक है। अब सुनो, अगर डायग्रामेटिकली देखें हम तो देखो, ये कोई इंसान है ना, और ये इसका है ट्रैकिया, विंड पाइप, ये ऊपर लगा दी ग्लॉटिस, विंड पाइप की ओपनिंग, और ये गुलेट ईसोफेगस की ओपनिंग। ये है ईसोफेगस और ये वाला है ट्रैकिया, है ना। पहले अपन ने डिस्कस किया हुआ है, पुरानी वीडियो देख, ठीक है। अब यहां पर अपना क्या है, ये है इंटरनल नॉस्ट्रिल, ये है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल और ये है नेजल चैम्बर, ठीक है। ओके, यहां पर इसकी आंखें बना देते हैं प्यारी सी। ओके, ये इंसान है बेटा, कोई दिक्कत। और ये वाला जो चैम्बर कहला रहा है, ये वाला, ये पूरा चैम्बर, इसको बोला जा रहा है फेरिंग्स, सही है। अगर हम फेरिंग्स को देखें, ध्यान समझना, अगर हम फेरिंग्स को देखें तो फेरिंग्स जो है आपका डिवाइडेड है 3 रीजन में, ठीक है। डिवाइडेड इंटू 3 रीजन्स। कौन कौन से भाई? डिवाइडेड इंटू 3 रीजन्स, 3 एरिया में डिवाइड हो गई। सबसे फर्स्ट कहलाता है, ध्यान से देखना बच्चों, सबसे पहला जो है ना, सबसे पहला हम बोलेंगे जो इंटरनल नॉस्ट्रिल के सामने फेरिंग्स का रीजन आ रहा है, जो इंटरनल नॉस्ट्रिल या नेजल चैम्बर के सामने आ रहा है, उसको हम बोलेंगे नेजोफेरिंग्स। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा ए पार्ट यहां पर क्या हो जाएगा, नेजोफेरिंग्स, सही है। कोई दिक्कत है, नेजोफेरिंग्स हो जाएगा। अब जो ओरल कैविटी, ये ओरल कैविटी है, बकल कैविटी, बकल कैविटी के जो सामने फेरिंग्स आ रहा है वो आपका बी वाला पार्ट हो जाएगा। फेरिंग्स का पोर्शन जो आ रहा है वो आपका बी वाला पोर्शन हो जाएगा और इस पोर्शन को हम बोलेंगे ओरोफेरिंग्स। कुछ किताबों में ओरोफेरिंजियल चैम्बर, नेजोफेरिंजियल चैम्बर इस तरीके से लिखा जाता है, तो इसका मतलब यही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझना, कंफ्यूज मत होना कि नेजोफेरिंग्स, सर आपने बताया था नेजोफेरिंग्स, वहां तो लिखा था नेजोफेरिंजियल चैम्बर, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये हो गया ओरोफेरिंग्स, सही है। अच्छा, अब यहां पर होता है आपका लैरिंग्स, ये लैरिंग्स होता है ट्रैकिया में, है ना, ट्रैकिया के ओपनिंग ऊपर, जस्ट ऊपर। तो यहां पर जो है आपका जो फेरिंग्स का रीजन, ये वाला जो है, ये वाला कौन सा है, सी पोर्शन, ये सी पोर्शन कहलाता है लैरिंजोफेरिंग्स। फेरिंग्स, कोई दिक्कत है? अब देखो ध्यान से सुनो, नेजोफेरिंग्स पर क्या आएगा, एयर आएगा, ठीक है। ओरोफेरिंग्स पर भैया मुंह से भी हवा आता है और खाना भी हम खाते हैं, ठीक है। तो फूड आएगा प्लस क्या आएगा, प्लस एयर आएगा। और लैरिंजोफेरिंग्स के सामने 2 ओपनिंग है, एक फूड पाइप है और एक विंड पाइप है। तो विंड पाइप में तो हवा एंटर कर जाएगी, एयर एंटर कर जाएगा, और इस वाले पाइप में, फूड वाले पाइप में आपका फूड एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो देखो, अगर हम देखें ईसोफेग फूड पाइप का बात करें, ठीक है, किसका, फूड पाइप, फूड पाइप, सही है।
तो फूड पाइप में क्या एंटर करेगा, फूड एंटर करेगा, ओके, और विंड पाइप में क्या एंटर करेगा, ट्रैकिया में एयर एंटर करेगा। सही है बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं फेरिंग्स का फंक्शन क्या है भाई। फेरिंग्स हमारा किस लिए जरूरी है। फेरिंग्स आपको खाने को, जो भी आप खाते हो, जो भी फूड खाते हो, उसके निगलने में हेल्प करता है। निगलना मतलब होता है स्वेलोइंग, ठीक है, स्वेलो कर रहे हो आप फूड को, ठीक है। और स्वेलोइंग के बाद, स्वेलोइंग को अदर नेम से किससे जानते हैं, डीग्लूटिशन। क्या बोलते हैं बेटा, डीग्लूटिशन, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन डीग्लूटिशन। फेरिंग्स का फंक्शन अगर हम देखें तो फंक्शन इसका होता है, फेरिंग्स का फंक्शन होता है helps in swallowing, helps in swallowing of food। सही। swallowing को यहां पर क्या बोलते हैं, हम swallowing को बोलते हैं डीग्लूटिशन, डीग्लूटिशन, ठीक है, ओके। डीग्लूटिशन की स्पेलिंग जरा चेक कर लेना, ठीक है, हो सकता है गलत है। अब सुनो, देखो बेटा, निगलना हमारा प्रोसेस कैसा है, वॉलंटरी है, इनवॉलंटरी। तुम कुछ भी करो, है ना, है ना, तुम जो चीज चाहोगे तुम्हारे बॉडी के अंदर जाए वही चीज जाएगी। समझ रहे हो, बात समझ में आ रही। खाने के टर्म्स में अगर देखो, अगर कुछ भी तुम निगलना चाहो तभी निगल पाओगे, अगर नहीं निगलना चाह रहे हो तो नहीं निगल पाओगे। मतलब ये तुम्हारे विल पावर पर डिपेंड है, ठीक है, ये तुम्हारे कंट्रोल में है, ये सिस्टम, ये जो है ये तुम्हारे कंट्रोल में। और जब ये तुम्हारे कंट्रोल में, इसका मतलब यहां पर जो मसल्स यूज हुई हैं वो कौन सी यूज हुई हैं, वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स बोले तो स्केलेटल मसल्स यूज हुई हैं, सही है। तो यहां पर फेरिंग्स में कौन सी मसल्स यूज होती हैं, स्केलेटल मसल्स होती हैं। कौन सी यूज होती है बेटा, स्केलेटल मसल्स यूज होती हैं, सही है। ये हो गया फेरिंग्स। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। एक बार रिपीट कर देते हैं। फेरिंग्स को बोलते हैं बेटा कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। 3 रीजन होते हैं फेरिंग्स के, ए बी सी। ए वाला नेजल चैम्बर के सामने खुल रहा है, ठीक है, नेजल चैम्बर। और बी वाला यहां पर इसके सामने प्रेजेंट है, ओरोफेरिंग्स के सामने, ओरल चैम्बर के सामने पड़ रहा है। और सी वाला लेरिंग्स के सामने पड़ रहा है, सही है। तो इसी के बेसिस पर नाम हो गया, ए का नेजोफेरिंग्स, ओ बी का हो गया ओरोफेरिंग्स, सी का हो गया लेरिंजोफेरिंग्स, ठीक है। फंक्शन होती है हेल्प्स इन स्वेलिंग ऑफ फूड, सही है। कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो आराम से। ओके, एक मिनट रुक जाओ। ओके, मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुमने, है ना। अब इसको मिटा देते हैं बेटा जरा, और आगे की बातें देखते हैं। तो ये तो हो गया फेरिंग्स के बारे में। अब क्या है, अब है अपने पास ईसोफेगस। फूड पाइप को हमने नहीं देखा है, तो फूड पाइप को भी देख लेते हैं जरा। अब देखते हैं भैया फूड पाइप को, ठीक है। देखो, अगला है बेटा हमारे पास ईसोफेगस। ईसोफेगस को क्या बोलते हो तुम, फूड पाइप। ईसोफेगस की ओपनिंग को क्या बोलते हो, इसकी ओपनिंग कहलाती है, ओपनिंग कहलाती है क्या, गुलेट। गुलेट, सही है ना। अब देखो डायग्राम देखो जरा, ये है बेटा ईसोफेगस, ठीक है, और ये है स्टमक, सही है, ये है स्टमक, और इधर से ये है आपका ड्यूडेनम, सही है। ये है ईसोफेगस, ये है स्टमक, और ये है ड्यूडेनम, क्लियर है। अब सुनो, ईसोफेगस का ये वाला हिस्सा कहलाएगा सुपीरियर। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा बेटा, ये वाला हिस्सा कहलाएगा सुपीरियर, सुपीरियर
1/3, ठीक है। और बाकी का हिस्सा कहलाएगा इतना इंफीरियर 2/3, ठीक है। इंफीरियर 2/3 कहलाएगा बाकी का हिस्सा। अब सुनो, जो सुपीरियर वाला पोर्शन है वो स्वेलोइंग में पार्ट लेता है, इसलिए इसमें स्केलेटल मसल्स होगी, ठीक है। फिर से सुनना, जो ऊपर वाला पोर्शन है बेटा, ईसोफेगस का ऊपर वाला पोर्शन, वो वॉलंटरी होता है, सही है। मतलब यहां पर कौन सी मसल्स होगी? स्केलेटल मसल्स होगी। कौन सी होगी? स्केलेटल मसल। लेकिन एक बार सुपीरियर वाले पोर्शन से जहां खाना नीचे पहुंचा, बस उसके बाद खाने को तुम वापस तभी लेके वापस आ सकते हो जब तुम्हें उल्टी आए, समझ रहे हो। और उल्टी तो भैया रिफ्लेक्स एक्शन होता है, सही है। तो ये होता है वोमिटिंग जब आएगी तभी वो खाना कहीं जाके तुम्हारा बाहर आएगा, ठीक है। हो सकता है अचानक से आ जाए, लेकिन बिना वोमिटिंग के तुम अब ईसोफेगस में जैसे ही पहुंचा खाने को बिना वोमिटिंग किए हुए नहीं निकाल सकते हो खाने को। अब वो नीचे जाके पेट में जाएगा ही जाएगा। बोलो सही है। तो इंफीरियर वाला पोर्शन में कौन सा मसल्स होगा? इंफीरियर वाला पोर्शन इनवॉलंटरी है और सुपीरियर वाला पोर्शन वॉलंटरी मसल्स है, ठीक है। तो इसके अंदर स्केलेटल मसल्स होंगे। कौन से मसल्स होंगे बेटा? स्केलेटल मसल्स होंगे। सुपीरियर के पोर्शन में स्केलेटल मसल्स होंगे, और इंफीरियर के पोर्शन में अगर देखो, इंफीरियर पोर्शन ऑफ ईसोफेगस में, तो यहां पर होंगे स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स, सही है। अब बात करते हैं थोड़ा लेयर्स की। अगर स्टमक में हम देखें तो स्टमक में हमारे पास सिरोसा लेयर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? सिरोसा। और भी लेयर्स होती हैं, बाद में देखेंगे। लेकिन सिरोसा आपके इसके अंदर एब्सेंट होता है, यहां पर एब्सेंट होता है, ईसोफेगस में एब्सेंट होता है। तो ईसोफेगस में क्या प्रेजेंट होता है? ईसोफेगस में ट्यूनिका एडवेंटिशिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है? ट्यूनिका एडवेंटिशिया, एडवेंटिशिया प्रेजेंट होता है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। तो यहां पर अपन लिख देते हैं सिरोसा is absent in esophagus, esophagus में एब्सेंट रहेगा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ इट ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, टीशिया, ठीक है। व्हाइट फाइब्रस होती है ये, व्हाइट फाइब्रस की लेयर, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। व्हाइट फाइब्रस, ठीक है, लेयर इज प्रेजेंट, ठीक है। अब बात करें, क्या कोई भी डाइजेशन या ऑब्जॉर्प्शन होता है? नहीं, ईसोफेगस में कोई डाइजेशन एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, कोई भी नहीं भाई साहब, कोई भी नहीं। कोई भी खाना तोड़ा नहीं जाता है, कोई भी खाने को एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है, कुछ भी खाने को एब्जॉर्ब नहीं करेगा ईसोफेगस, ना तो इसको डाइजेस्ट करेगा ना तो इसको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। ओके, अब सुनो, तो सर क्या करेगा ये काम? इसका सिर्फ मात्र एक ही काम है, खाने को स्टमक में पहुंचाना। और स्टमक में कैसे पहुंचाएगा भैया? देखो, जो सुपीरियर पोर्शन में खाना आया, ठीक है ना, जो सुपीरियर पोर्शन में खाना आया उसको तो तुम्हारे वो कंट्रोल में, वॉलंटरी, वो तो भैया तुम यहां अपने मर्जी से लेके जा रहे हो, ठीक है। लेकिन एक बार ईसोफेगस में पहुंच गया तो अब इसके बाद बॉडी खुद पर खुद लेके जाएगी खाने को, तुम्हें जरूरत नहीं है। तो खुद पर खुद लेके भी जाएगी, लेकिन उसका भी तो मैकेनिज्म होगा ना बेटा। मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म है पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस कैसे होगी? तो पेरिस्टाल्सिस ऐसे होगी, ये मसल ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये ऐसे 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 कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ईसोफेगस की वॉल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन होगा इनके मसल्स में, और धीरे धीरे जो भी फूड पार्टिकल है वो कहां चले जाएगा? स्टमक में आपका पहुंच जाएगा। स्टमक में जाते ही HCl रिलीज होता है, आगे बात करेंगे इसकी, सही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें फंक्शन की, बात करें फंक्शन से पहले एक चीज और, कि नो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन ईसोफेगस। नो डाइजेशन, ना तो डाइजेशन होगी बेटा, नो डाइजेशन
प्लस एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ईसोफेगस में ना तो डाइजेशन होती है ना तो एब्जॉर्प्शन होती है। और अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें तो फंक्शन होता है इसका पेरिस्टालसिस ऑफ फूड, ठीक है। ओके, पेरिस्टालसिस क्या होती है मैंने तुमको बता दिया है, सही है। तो ये हो गया आपका ईसोफेगस। तो ईसोफेगस में कौन कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है, ठीक है, कौन सा सुपीरियर पार्ट में कौन सा मसल है, इंफीरियर पार्ट में कौन सा मसल, इसकी ओपनिंग को क्या बोलते हैं, सिरोसा प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है, ये सब भी बता दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें कोई डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, फंक्शन भी इसका मैंने तुम्हें बता दिया है। मेरे हिसाब से यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आराम से, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा, लेकिन उससे पहले मैं देख लूंगा एक बार कि भैया वीडियो रुक तो नहीं गई है ना, क्योंकि मेरे फोन में मेमोरी कम है ना, तो हो सकता है वीडियो स्टॉप हो जाए, तो टेंशन मत लो, नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा कंटेंट, ठीक है। अब आता है आपका स्टमक, है ना, लेकिन एक बार मुझे चेक कर लेना तू जरा, ठीक है। हाँ भाई, सब कुछ सही चल रहा है। अब जरा स्टमक पर बात करते हैं बेटा, ठीक है, स्टमक पर जरा बात करते हैं, ठीक है। देखो, अगली कहानी है अपनी स्टमक की, ठीक है। स्टमक भाई, स्टमक पेट, इसी के लिए तो सब जीते हैं रियलिटी में। यस, जो भी चीज दुनिया में हो रही है पेट पालने के लिए तो हो रही है, हाँ, ओके, फन फैक्ट है, वैसे रियलिटी है, ठीक है। स्टमक हिंदी में अमाशय बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो देखो यहां पर, अगर हम स्टमक को देखें बेटा, ध्यान से देखना, अगर हम स्टमक को देखें तो ये तो हो गया आपका ईसोफेगस, ठीक है। थोड़ा ज्यादा ही मोटा बना दिया मैंने ईसोफेगस, तो ये हो गया ईसोफेगस। और ईसोफेगस के बाद ये हो गया आपका स्टमक, ये वाला स्टमक पोर्शन है, ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और ये वाली जो है ड्यूडेनम है, ठीक है, ये कैसा है, ड्यूडेनम है। अब देखो स्टमक में, जैसे देखो ईसोफेगस से स्टमक आपके 4 पोर्शन में डिवाइडेड है, पहले ध्यान से सुनना एक एक मेरी बात, 4 पोर्शन में डिवाइडेड है बेटा। एक ये पोर्शन हो गया, ठीक है, एक ये पोर्शन हो गया, एक ये पोर्शन हो गया, ठीक है। यहां पर एक स्फिंक्टर होता है, यहां पर एक स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर, ठीक है, यहां पर भी एक स्फिंक्टर होता है, ठीक है। देखो, ये ईसोफेगस, ये ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, सही है। अब इसके 4 पोर्शन है, ये वाला पोर्शन फंडस कहलाता है, ठीक है। इस वाले पोर्शन को बॉडी बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को पाइलोरिक बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को कार्डियक बोलते हैं, ठीक है। सी से हो गया कार्डियक पोर्शन ऑफ स्टमक, एफ से हो गया फंडस, ठीक है, बी से हो गया बॉडी, और पी से हो गया पाइलोरिक पोर्शन। तो टोटल कितने पोर्शन है बेटा, 4 पोर्शन है, 4 पोर्शन है। स्टमक के कितने पोर्शन है, 4 पोर्शन, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब ध्यान से देखो, स्टमक सिचुएटेड किधर है, कहां पर है, इसकी पोजीशन क्या है। तो देखो, ये रहा स्टमक, है ना, ये क्या है, ये है स्टमक, ठीक है, ओके। इसका फंडस पोर्शन, स्टमक का जो फंडस पोर्शन है वो आपके डायफ्राम मसल से कनेक्टेड रहता है, डायफ्राम मसल से, मतलब एकदम आर पार कनेक्टेड नहीं रहता है, मतलब टच करके रखा रहता है, ठीक है, तो कनेक्टेड होता है डायफ्राम मसल से, ठीक है ना। तो ये वाली साइड कौन सी होगी, यहां पर आप रखोगे अपने सब, ठीक है। ये वाली साइड कौन सी होगी, ये वाली साइड होगी आपकी लेफ्ट साइड होगी, लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड में एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो आप बोलोगे
लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी बिलो डायफ्राम, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी बिलो डायफ्राम, बोलो सही है बेटा, ठीक है। आपकी क्या हो जाएगी, लेफ्ट साइड, या ऐसे ही बोल सकते हो अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, क्या बोल सकते हो, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ये आपकी पोजीशन हो जाएगी। तो स्टमक की अगर मुझे पोजीशन पता करनी हो तो पोजीशन क्या होती है, पोजीशन होती है अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। अब समझना ध्यान से, ये तो होगी पोजीशन की बात नंबर 1। दूसरी बात क्या है, पोजीशन के बाद स्टमक में, ठीक है, ओके, ये हो गया पोजीशन, ठीक है। और पोजीशन के बाद आपका आ जाएगा हाँ, अब देखो स्टमक के अंदर बेटा रहते हैं फोल्ड्स, ऐसे फोल्ड्स रहते हैं, ये फोल्ड्स हैं, ये फोल्ड्स हैं, ठीक है, ये क्या है, फोल्ड्स है। इन फोल्ड्स को तुम बोलते हो र्यूगे, क्या बोलते हो, र्यूगे, र्यूगे कहलाते हैं। तो पेट में पाए जा रहे हैं गैस्ट्रिक, तो इसलिए क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक रूगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक रूगे। बेटा इनका शेप कैसा होता है स्टमक का, स्टमक का शेप जो होता है वो जे शेप होता है, ठीक है, क्या होता है, जे शेप, मस्कुलर नहीं, हाँ ठीक है, जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर, जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैले के समान होता है, ठीक है। ये फोल्ड क्यों पड़ रहे हो, ये फोल्ड क्यों है बेटा, कभी भी जितना भी तुम खाना खाओ आपका पेट फटता नहीं है, फूलता है, ठीक है ना, जितना भी खाना खाओगे फूलेगा भाई, फटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये फोल्ड्स क्या कर रहे हैं, इसके सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं। मतलब समझो सरफेस एरिया कैसे बढ़ रही है, अगर मान लो इतनी बड़ी रस्सी, ठीक है, इतनी बड़ी रस्सी को अगर तुम्हें इतने से डिस्टेंस में, समझ रहे हो, अगर इतनी बड़ी रस्सी को इतने से डिस्टेंस के अंदर समाना है, ठीक है, इसमें हटाना है तुमको, इसको फिक्स करना है इसमें, तो क्या करोगे, उस रस्सी को फोल्ड करोगे, ठीक है, फोल्ड करोगे, मतलब इतनी बड़ी रस्सी इसमें आ गई, सही है ना। बाद में तो यानी कि सरफेस एरिया जो है वो किससे बढ़ रहा है, इन फोल्ड से ही तो बढ़ रहा है। तो गैस्ट्रिक रूगे का फंक्शन क्या होता है, ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को, इंक्रीज सरफेस एरिया, सही है बेटा, कोई दिक्कत है, ये बातें होगी कुछ, सरफेस एरिया को बढ़ाएगा गैस्ट्रिक रूगे, बहुत बढ़िया। और कुछ बातें इसके अंदर, 4 पोर्शन होते हैं इसके, ठीक है। अगर तुम कार्डियक पोर्शन को देखोगे तो कार्डियक पोर्शन वो पोर्शन है स्टमक का जिसके अंदर ईसोफेगस ओपन होता है, ठीक है, ईसोफेगस ओपन। तो ये किसमें, कार्डियक पोर्शन में क्या होता है, ईसोफेगस ओपन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फंडस पोर्शन कनेक्ट्स विथ डायफ्राम, connects with diaphragm, ठीक है। डायफ्राम को देखो, यहां पर देखना, ये वाली साइड हो गई राइट और ये वाली साइड हो गई लेफ्ट, ये डायफ्राम मसल है। ये कौन सी मसल है, ये है डायफ्राम, सही, कोई दिक्कत है बेटा, ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, ओके, ये हो गया अपना इधर पर। अच्छा, बॉडी के बारे में, बॉडी को क्या बोलती है एनसीईआरटी, बॉडी इज द मेन सेंट्रल रीजन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक आया नहीं है। बॉडी इज द मेन सेंट्रल रीजन ऑफ, मेन सेंट्रल पोर्शन या रीजन ऑफ स्टमक। और पाइलोरिक पोर्शन कनेक्ट्स विथ ड्यूडेनम, कनेक्ट्स विथ ड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम से कनेक्ट रहता है। अब ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर 2 स्फिंक्टर है तुम्हारे, कितने स्फिंक्टर है, 2 स्फिंक्टर, एक स्फिंक्टर यहां पर,
भैया ईसोफेगस और कार्डियक पोर्शन ऑफ स्टमक के बीच में, ठीक है, ईसोफेगस और कार्डियक पोर्शन के बीच में, ठीक है, ओके। तो ये जो होता है आपका, देखो गैस्ट्रो स्टमक है ना, ईसोफेगल यानी कि ईसोफेगस, गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर, इस वाले स्फिंक्टर को क्या बोलोगे, इस वाले को बोलोगे गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर। मैं 1 लिख देता हूं यहां पर, ठीक है, यहां पर समझ लेना। स्फिंक्टर कितने होते हैं, स्फिंक्टर की अगर बात करें तो नंबर 1 होता है गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर, गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर, सही है, कोई दिक्कत, ठीक है, ओके। नंबर 1 स्फिंक्टर होता है, ठीक है, ओके। और दूसरा स्फिंक्टर यहां पर बिटवीन ड्यूडेनम एंड पाइलोरिक पोर्शन ऑफ स्टमक, ये यहां पर प्रेजेंट होता है। तो ये दूसरा स्फिंक्टर आपका कौन सा होता है, ये होता है सेकंड नंबर आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर, इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है बेटा, सही है, ठीक है, इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, क्लियर है। अच्छा एक चीज बताओ, स्फिंक्टर होने का क्या फायदा है ना, स्फिंक्टर होने का क्या फायदा है, स्फिंक्टर कैसे वर्क कर रहा है, स्फिंक्टर के, ध्यान से समझना बेटा, स्फिंक्टर में जो चीजें होती हैं वो इधर भी आ सकती हैं, इधर भी जाएंगी, ठीक है, यहां पर भी जा सकती हैं, मतलब बाई डायरेक्शनल मूवमेंट हो रहा है स्फिंक्टर के अंदर, स्फिंक्टर में बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। लेकिन वहीं पर अगर वाल्व रहे, वाल्व के अंदर बाई डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। वाल्व कैसा रहेगा, अगर जहां मान लो ये है कोई आपका मतलब वो चैम्बर चल रहा है, ठीक है, यहां पर वाल्व रहेंगे, ठीक है, ये वाल्व रहेंगे। अब इसमें ध्यान समझना, इस गड्ढे के अंदर ऊपर से नीचे ही पानी जाएगा, एक ही डायरेक्शन में पानी जा सकता है, समझ रहे हो, नीचे से ऊपर पानी नहीं आएगा। अगर नीचे से ऊपर पानी आएगा तो यहां पर इकट्ठा हो जाएगा, ये यहां पर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। मतलब वाल्व और स्फिंक्टर में डिफरेंस क्या है बच्चा, वाल्व के अंदर यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होगा, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा, लेकिन स्फिंक्टर में बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है। समझ में आई बात है, ठीक है। तो एक ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है, स्फिंक्टर और वाल्व में क्या अंतर होता है। बाकी स्टमक में मैक्सिमम चीजें तो मैंने बता दी हैं। स्टमक जे शेप का होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, पोजीशन अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी होता है, ठीक है। 4 पोर्शन होते हैं, कार्डियक पोर्शन, फंडस पोर्शन, बॉडी पोर्शन, पाइलोरिक पोर्शन। वो पोर्शन जिसके अंदर ईसोफेगस ओपन होता है उसको बोलते हैं कार्डियक। वो पोर्शन जिससे डायफ्राम कनेक्टेड होता है फंडस, ठीक है। वो पोर्शन जो इंटेस्टाइन में ओपन होता है ड्यूडेनम, इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में ओपन होता है ड्यूडेनम में, पाइलोरिक, बोलो सही है। मेन सेंट्रल रीजन स्टमक का कौन सा है, बॉडी, ठीक है। इतनी बात। स्फिंक्टर कौन कौन से होते हैं, गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर। गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर ईसोफेगस और पेट के बीच में होता है, मतलब ईसोफेगस और कार्डियक पोर्शन ऑफ स्टमक के बीच में होता है, सही है। और पाइलोरिक पोर्शन किसके बीच में होता है, ड्यूडेनम, सी शेप ड्यूडेनम का शेप सी होता है, और यहां पर पाइलोरिक पोर्शन के बीच में होता है, सही है, ओके। शेप कैसा है स्टमक का, जे शेप है, ध्यान रखना, जे शेप है, जे शेप का स्ट्रक्चर है, थैले जैसा स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत है, ये कैसा स्ट्रक्चर है बेटा, ये है आपका बैग लाइक स्ट्रक्चर। और कभी भी ध्यान समझना, एक बार स्टमक में कोई भी खाना कुछ भी अगर पड़ा, ठीक है, कुछ भी अगर एक बार गया तो अब समझो उसको 4 से 5 घंटे तक वो वहीं पर स्टोर रहेगा बेटा, ठीक है, ओके। 4 से 5 घंटे लग जाएंगे लगभग डाइजेशन एक्टिविटी शुरू होने में। इसीलिए तो अगर आपको मान लो, अगर आपने खाना खाने के कुछ टाइम पहले अगर कुछ खा लिया तो आप खाना सही से नहीं खाओगे। क्यों? क्योंकि आपका पेट ऐसा लगेगा कि भरा हुआ है, इसलिए आप पूरी तरीके से अच्छे से खाना नहीं खा पाओगे, समझ रहे हो, क्योंकि ये फीलिंग आएगी कि भैया मेरा पेट भरा हुआ है। इसलिए खाना खाने से 4-5 घंटे पहले कुछ नहीं खाओ भैया, हल्का फुल्का, मतलब
4-5 नहीं, 3-4 घंटे आप बोल लो पहले कुछ नहीं खाओ, सही है, ठीक है, तभी जाके आप खाना परफेक्टली खा पाओगे और आपके अंदर भूख लगेगी तो सलाइवा जनरेट होगा, खाने को अच्छे से चबा चबा के खाओगे अच्छे से एकदम, तब जाके आपका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो ये स्टमक की कहानी होगी, मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी थोड़ा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलो तब तक के लिए राम राम, जय राम जी की, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा।